आकाश एकेडमी क्लास आपका स्वागत करता है। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है नेहनुआ। अपना भोजन के बारे में बता रही। वो बता रही है कि यहाँ जो वो नानी घर आई वहाँ पर चावल स्क्वाश का 2 बीन्स और गोश्त खाती है। ये जो स्क्वाश का 2 बीन्स और उसकी नानी अपने घर के पीछे वाले भाग में ही उपजा लेती है। यानी कहने का तात्पर्य ये क्या है, लोग ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति कहीं ना कहीं आसपास से ही करना शुरू कर दिया है। आगे हम लोग बने रहे, अध्याय को विस्तार से देखेंगे। ये एनसीईआरटी है, क्लास 6 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीन्स नानी के घर से पिछड़ खाते खाते नेहनुआ को पिछले दिनों की याद आती है। मतलब जो वह मध्य प्रदेश में थी वहाँ पर लोग मसालेदार भोजन करते थे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो काफ़ी मसालेदार भोजन को खाते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन की चर्चा यहाँ पर करेंगे। आज हमें अपना भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलती है। ये कैसे संभव हुआ? भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं और जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, बता रहा है डिफरेंट फसल में। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल को विशेष क्षेत्रों में उगाते। यही नहीं, पशु को भी अपने अनुकूल वातावरण में आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए तौर पर अगर देखा जाए तो सूखी और पहाड़ी जलवायु मवेशियों की तुलना में भेड़ बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रहते हैं। पर जैसा कि तुम अध्याय में पढ़ चुके हो, बता रहा है कि अध्याय 2 में जो आपने अध्ययन किया स्त्री पुरुष के बारे में, हमेशा उत्पादन एक सा नहीं था। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई इसकी जानकारी यहाँ पर हम लोग लेंगे। देख सकते हैं स्टूडेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रही, साथ ही लोगों ने वनस्पति और पशु के भोजन को इस्तेमाल करते रहे। वे ही बदलते रहे, मतलब हमेशा परिवर्तन होता है। लोग ध्यान से कुछ बातों की ओर गया और जैसा खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ से मिल सकती है, बीज जैसे इसकी ठंठल जैसे टूट कर गिरते, मतलब किस प्रकार उसके ठार टूट के गिरते हैं, फिर बीजों का अंकुरन, उसके पौधों का निकलना आदि। इस तरह उन लोगों ने पौधे की देखभाल करनी शुरू कर दी। चिड़ियों और जानवरों के पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके, उनके बीज पक सके। इधर धीरे धीरे वे कृषक बने। इस प्रकार उन्हें कृषक बनने की परंपरा आरंभ हुई। यानी यह शुरुआती चरण था। इस घटना के शुरुआती चरण में लोग इस प्रकार थे। आगे हम लोग यहाँ पर क्लास को देखने का प्रयास करेंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिन जानवरों को पालतू बनाएगा वो कुत्ते एवं जंगली पूर्वज थे। कुत्ते के जंगली पूर्वज। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग जंगली जानवरों के आक्रमण से इसकी सुरक्षा करते थे। इस तरह लोग पशुपालक बन गए। यहाँ पर बता रहा है कि किस तरह लोग पशुपालक बने, बसने की प्रक्रिया है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 12,000 वर्ष पूर्व लोगों ने कुत्ते को पालतू बनाया। धीरे धीरे उसी समय उन्होंने प्राचीन काल में गेहूं और जौ को पालना आरंभ किया। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि मानव ने सबसे पहले किसको, गेहूं और जौ को अपने भोजन के रूप में अपनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक नवीन जीवन शैली। इन सारे घटनाओं ने एक नवीन जीवन शैली को जन्म दिया। देख सकते हैं आप ये तुम किस प्रकार के बीज बो कर देखो, तुम किसी भी प्रकार के बीज को हम लोग बोएंगे तो पाएंगे कि कुछ वक्त में वह बीज विकसित हो जाएगा, कुछ महीने या साल लगेंगे, वो पेड़ में तब्दील हो जाएंगे। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए एक तरह के लंबे समय तक रहना पड़ता है। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग अस्थायी जीवन जीने लगे। जब हमें आवश्यकता की पूर्ति आसपास से होती है तो वह जगह हमारे लिए पसंदीदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एनसीईआरटी किताब आपको ये बताना चाहता है कि किस प्रकार लोगों ने अस्थायी जीवन जिया। बीज बोने से लेकर फसल पकाने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों की और चिड़ियों की सुरक्षा जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने उसकी भंडारण की बात सोची। देखिए, एक भंडारण करने लगे लोग, अनाज को बचाने लगे। उनके दिमाग में आया कि इसे अगले साल बोया जा सकता है। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बोनी, फिर जमीन का गड्ढा खोदा। देखिए, तरक्की होना शुरू हो गया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आगे है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार हो गए। जानवर बच्चे देते थे जिनकी संख्या बढ़ती गई। अगर जानवरों को देखभाल की जाए तो उसकी संख्या बढ़ सकती थी, साथ ही उसमें दूध भी प्राप्त हो सकता था। लोग भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस मिलता है, जो शब्द पशुपालक भोजन के भंडारण को एक तरीका है। यहाँ पर बता रहा है चलते फिरते भंडारण। अगर पूछा जाए आपसे
तो बता सकते हैं कि जानवर भी चलते फिरते भंडारक हो सकते हैं। आओ आरंभिक कृषि एवं पशुपालन की चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक तर्क दे दिया गया है कि पशुपालन की जो शुरुआत हुई है हिंदुस्तान में वो किस प्रकार हुई, इसकी जानकारी हमें पुरातत्वविदों से प्राप्त होती है। पुरातत्वविद क्या करते हैं, उन अवशेषों को खोजते हैं जो हमारे प्रमाण के रूप में होते हैं। हम ऐसे कैसे मान जाएं, हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है और ये प्रमाण शुरुआती कृषक एवं पशुपालक होने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से पशुपालक और कृषक होने के साक्ष्य देते हैं और यह साक्ष्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। बताया जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है कि ये पूरे महाद्वीप में ऐसे साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है। चूँकि मानव ने सबसे आरंभिक अवस्था में पश्चिमोत्तर का भाग ही चुना था बसने के लिए, इसीलिए इसके अवशेष यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। आधुनिक कश्मीर ले लीजिए, पूर्वी और दक्षिण भारत को ले लीजिए, यहाँ पर भी आपको अवशेष मिल जाएंगे। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषक एवं पशुपालक की बस्तियाँ थी, यहाँ नहीं। इनसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन हो रहा है। इनमें से बहुत से रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष, ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह में पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर अध्ययन किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। आइए उन्हीं स्पष्ट चीज़ों को यहाँ पर मैप में देखते हैं। अनाज और हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, मेहरगढ़, आधुनिक बुल पाकिस्तान से मिले हैं। चावल, जानवरों की हड्डी के टुकड़े, कोल्डिवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश यूपी से मिले हैं। चावल, मवेशी, मिट्टी के खुरों के निशान महागड़ा से मिले हैं। गेहूं और दलहन, गुफराल, आधुनिक कश्मीर से मिले हैं। गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, बुरजहम से मिले। ये बुरजहम कश्मीर में है। गेहूं, हरे चने, पूछा जा सकता है आपको, हरे चने, ध्यान रखें स्टूडेंट, हरे चने और काले चने दोनों में अंतर है। जो भैंस, बैल, चिरौन से मिले हैं। ज्वारा, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, हल्लूर आंध्र प्रदेश से मिले हैं। काला चना, देख सकते हैं हरा चना और काला चना में डिफरेंट है। पूछा जाएगा हरा तो चिरांद, हरा बिहार, हरा से हरा। काला चना पेचमपल्ली आंध्र प्रदेश, काला जो अंदाज में होता है उसे काला काला सब कुछ दिखाई देता है, याद रखें इसे काला चना। यह अवशेष आपको पता चलेगा, याद करने का एक ट्रिक है। अब बात करेंगे कि जब इतने चीज़ हो रहे हैं तो ये नवपाषाण की ओर बढ़ेंगे, मानव नवपाषाण अस्थायी जीवन की ओर बढ़ेंगे। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिलेंगे ही, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जैसे बुरजहम में लोगों के गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड था इसीलिए इसे गर्तावास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इनमें उन्हें ठंड से मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों और अंदर के बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर खाना पकाते होंगे। आज भी ऐसा होता है। बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले, इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इसे नवपाषाण युग का माना जाता है। देखिए, परिवर्तन होना शुरू हो गया। वे इन औजार भी इनकी धार और अधिक पहने हो गया, मतलब धीरे धीरे पॉलिश चढ़ने लगा उसमें। खोखली मसूल का प्रयोग अनाज और वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाने लगा। धीरे धीरे आदमी आवश्यकता या आविष्कार की जननी है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मसूल का प्रयोग होता ही है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ ही हड्डी के भी बनाए जाते थे, उस समय भी हड्डी का महत्व बढ़ता ही गया। पुरापाषाण से नवपाषाण, पुरापाषाण से मध्यपाषाण, मध्यपाषाण से नवपाषाण की ओर लोग बढ़ रहे हैं। उसके कारण क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन में भी परिवर्तन देखने को मिला। बर्तन का उपयोग कई चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इनके साथ साथ अब लोगों के कपड़े बुनने लगे, इसलिए कपास जैसे पौधे उगाए सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आए होंगे? नहीं, यह परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगह अलग प्रकार के आए। कहीं स्त्री पुरुष शिकार भोजन संग्रह करने लगे, काम में करते थे। यही अन्य लोग हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाते थे, मतलब वो उस एरिया से वे हट जाते थे।
और मौसम परिवर्तन होने पर फिर खेती करने के लिए पहुंच जाते थे। इससे क्या हुआ, लोगों के रीति रिवाज में परिवर्तन आया। पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं। स्पष्ट रूप से इस बारे में नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया, इन्हें प्रायः कृषक या पशुपालक समूह में रहते, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाज को मानते हैं जो संभवतः पहले से प्रचलित थी। उसके बाद कुछ यहाँ जनजाति की चर्चा देख सकते हैं। छोटी छोटी बस्तियों में जो परिवार के लोग रहते थे उन्हें जनजाति कहा जाता था। आज भी इसका जीवन जंगलों पर ही आश्रित है और झोपड़ी बना करके भी रहते हैं। आगे अध्याय में देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ की जीवन मृत्यु की चर्चा। मेहरगढ़ ढूंढो। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़, जहाँ संभवतः स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना है और भेड़ बकरी पाला। आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, मेहरगढ़ ये वह स्थान है जहाँ पर सबसे पहले गेहूं और जौ की उगाने की अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ खुदाई में सबसे पहले प्रस्तरों में पुरातत्वविदों ने विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली। इसके हिरन, सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल। इसके बाद स्तनों पर भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिलती। इसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियां मिलती। ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशी का पालन करते थे। यानी अस्थायी जीवन का पहला प्रमाण मेहरगढ़ से ही मिलता। मेहरगढ़ के अलावा चक्कोर है, आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। घरों में 4 और उससे भी ज़्यादा कमरे मिले। इनमें से कुछ संभवतः भंडार के लिए किए होंगे। मतलब जब अनाज उपज होने लगा तो लोग भंडार भी करने लगे, पहले और बाद में। पहले जहाँ लोग भूगोमकड़ जीवन जीते थे उसमें भी बाद में परिवर्तन हुआ और जीवन क्या हो गया, अस्थायी जीवन जीने लगे। अब जो है यहाँ पर संस्कृति का विकास होगा, लोगों के धार्मिक सोच विचार में परिवर्तन आएगा। जब अस्थायी जीवन होगा तो कहीं ना कहीं उसके थॉट्स में चेंजिंग आएंगे। मृत्यु के समान मृत्यु के संगे संबंधी प्रति सम्मान, यानी लोगों को आस्था आ गई, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है ऐसा मानने लगे। इसी कब्रों में मृत्यु के साथ कुछ सामान भी रखने लगे वो लोग। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली है जहाँ एक कब्र में मृत्यु के साथ एक बकरी को भी दफनाया था। समझते इसे परलोक में मृत्यु के खाने के लिए रखा गया। बोला कि मरने के बाद अगर जीवन आत्मा होती है तो वो भोजन करेगा, जैसा आज हम लोग भी मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा होती है। आज भी पूजा पाठ की जाती। समझिए यह प्रचलन आदिकाल से अभी तक चलता आ रहा है। मेहरगढ़ की कब्रों का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? यहाँ पर जो बकरी का कंकाल है पहचान सकते हो? ऐसे कुछ थॉट्स हैं। आइए आगे देखने का प्रयास करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारतीय महाद्वीप का यह क्षेत्र। दाओजली हेडिंग ढूंढो। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर ले जाने वाला रास्ते ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर यह स्थान आपको मिलेगा। यहाँ से खरल और मसूल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले। इससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, वो अनाज उगाते थे। या साथ ही यहाँ के जेडा ईंट पत्थर भी मिला। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त पुरातत्व कास्टम, अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई, के औजार के अवशेष मिले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार है। और यहाँ साथ ही साथ कारना पाषाण के प्रसिद्ध स्थल को आप एटलस में ढूंढिए। चताल युग तुर्की में। देखिए विदेश में भी ऐसे स्थल मिले हैं। दूर दराज स्थानों पर कई चीज़ें लगाई जाती थी, उन पत्थरों का उपयोग किया जाए, जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रखें उन सब समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। इस समय जो है अभी पहिए वाला वाहन का जो सोच रहे हैं ये विकास नहीं हुआ। आदमी पैदल ये सब कर रहा है। लोग सामान खुद जानवरों के पीठ पर लाते थे, जानवर उबारते थे। स्टूडेंट, यह कक्षा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट है, उसे देखते हैं। बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। मेहरगढ़ वह आरंभिक बस्ती है और लगभग 8,000 वर्ष इसका अवशेष मिलता है। यह कक्षा 6 की NCERT अध्याय 3 था। स्टूडेंट, ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, आप बने रहें, आपको लगातार कक्षा मिलते रहेगा और यह निःशुल्क कक्षा मिलेगी आपको।